हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है वीडियोज़ रिवीजन क्लासेस से रिलेटेड हैं। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपना रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि जो है आप साल भर पढ़ते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स पास आता है तो आप पढ़ना बंद कर देते हैं। वहीं से आपको परेशानी जो है होने लगती है। लेकिन जब अगर आप लास्ट टाइम में आपका रिवीजन अच्छा होता है तो आप टॉप पे रहेंगे। तो ये जो है जनसंख्या, लिंग और समाज से रिलेटेड जो है टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 31। निम्न में से किसने समाज जैविकी का प्रयोग लिंग, सेक्स तथा सामाजिक लिंग, जेंडर पर किया है। ए ऑप्शन है जॉन हार्गन, बी ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स है, सी ऑप्शन है डेविड बरास, डी ऑप्शन है जेपी स्कॉट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डेविड बरास। जो डेविड बरास हैं, इन्होंने समाज जैविकी का प्रयोग जो है लिंग, सेक्स तथा सामाजिक लिंग, जेंडर पर किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन्होंने जो है सामाजिक लिंग जो है जेंडर इंग्लिश में कहा है, और लिंग जो है सेक्स को इन्होंने बोला है। तो इस तरह से समाज जैविकी का प्रयोग किसने किया है, डेविड बरास ने। ठीक है, तो 31 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इको फेमिनिज्म का विकास का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन है औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, सी ऑप्शन है प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, डी ऑप्शन है वैश्विक उष्मीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इको फेमिनिज्म है, इसके विकास का मुख्य आधार क्या है। तो जो इको फेमिनिज्म है, इसके विकास का मुख्य आधार है स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों की अनुपात में वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में से इसे किसकी संज्ञा दी जाती है। ए ऑप्शन है जनसंख्या प्रगति का, बी ऑप्शन है जनसंख्या ह्रास का, सी ऑप्शन है जनसंख्या पलवन का, डी ऑप्शन है जनसंख्या प्रौढ़ता का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और जो वयस्क वृद्धि है व्यक्तियों का, वो जो है वृद्ध ज़्यादा हो जाता है, तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, उसे जो है जनसंख्या प्रौढ़ता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। कहाँ पर सर्वाधिक है जनसंख्या की वृद्धि दर, हरियाणा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। इसका राइट आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है, अर्थात कहाँ की जो है जनसंख्या की वृद्धि दर कम है, न्यूनतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जो केरल राज्य है वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि न्यूनतम है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अर्थात तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का भाग है। ए ऑप्शन है भारत की जनसंख्या का लगभग 40%, बी ऑप्शन है भारत की जनसंख्या का 40 से 45%,
सी ऑप्शन है भारत की जनसंख्या का 45 से 50%, डी ऑप्शन है भारत की जनसंख्या का 50 से 55%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जनसंख्या 2011 है जनगणना, तो उसके अनुसार जो है भारत के में जो है ऐसे 5 राज्य जहाँ पर जो है जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती हैं। वो पाँच राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का भाग। ये जो है भारत, इन 5 राज्यों में जो है भारत की कितनी जनसंख्या पाई जाती है? लगभग में 45 से 50% जो है इन 5 राज्यों में भारत की जनसंख्या पाई जाती है अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 45 से 50% जनसंख्या इन 5 राज्यों में पाई जाती हैं। प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक उससे अधिक उम्र वाली 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है युवा उम्र निर्भरता, सी ऑप्शन है जरण सूचांक, बी ऑप्शन है जरा उम्र निर्भरता, डी ऑप्शन है निर्भरता अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रति 1000 है। ठीक है, 1000 की जनसंख्या में 60 वर्ष से या उससे अधिक की उम्र वाली 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? जरण सूचांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? प्रजनन औषध में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिम जगत में यह नहीं है? ए ऑप्शन है पुत्री का उच्च मूल्य, सी ऑप्शन है पुत्र के प्रति विरुचि, बी ऑप्शन है पुत्री के प्रति विरुचि, डी ऑप्शन है विवाह के प्रति विरुचि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अल्ट्रासाउंड है प्रौद्योगिकी के कारण, उससे जो है आपका जो है लोग लिंग जांच कर लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पता करते हैं कि ये लड़का है या लड़की, और जब उन्हें पता होता है कि ये लड़की है तो उसका जो है अल्ट्रासाउंड द्वारा उसे मार दिया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से जांच करके। तो इसका मुख्य कारण क्या है? और इस कॉन्सेप्ट को ही गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है? यह आई है पुत्री के विरुचि। और जो गुमशुदा बालिकाएं हैं, ये कॉन्सेप्ट इसी से उभर के आया है। क्या इसे किसने दिया है गुमशुदा बालिका का कॉन्सेप्ट? अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अमर्त्य सेन ने एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसे बताया कि जो गुमशुदा बालिका एक अवधारणा है, और जिसमें जो है एक मेडिकल जांच द्वारा जब पुत्री के प्रति विरुचि ही जो है औषध में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? यह क्यों है? क्योंकि यह जो है पुत्री के प्रति विरुचि पैदा करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो गुमशुदा बालिका है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये अवधारणा है अमर्त्य सेन का। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से आपके का जो है 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? ए ऑप्शन है यहूदी, बी ऑप्शन है भारतीय, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है कनाडाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी जो है समुदाय है जो बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? यह है यहूदी। जो यहूदी धर्म है, यह समुदाय जो है जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में निवास कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? PNDT 1994 अधिनियम और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है। तो
ए ऑप्शन है भारत में गर्भपात, बी ऑप्शन है भारत में लिंग चयन गर्भपात, सी ऑप्शन है बच्चे का गर्भपात करने की महिला की स्वायत्तता, डी ऑप्शन है भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो PNDT 1994 अधिनियम है, इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों पर सेट करता है। यह जो है भारत में लिंग चयन गर्भपात, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो गुमशुदा बालिका है और जो है पुत्रियों के प्रति विरुचि ही जो है गुमशुदा बालिका की अवधारणा को जन्म देता है। तो यह एक तरह से भारत में लिंग चयन गर्भपात जो है की परिपाटियों को निषेध करता है PNDT 1994 अधिनियम, क्योंकि लिंग चयन के आधार पर पुत्र या पुत्री का पता लगाया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग लोग जो है लड़कियों को गर्भ में ही मारने का काम करते हैं, इसीलिए इस पर रोक लगाया गया है भारत में लिंग चयन गर्भपात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 41 नंबर है, ठीक है, ये 50 नंबर है, 39। हम क्वेश्चंस को आगे जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ के क्वेश्चंस आगे ऐड कर लेंगे, तब तक हम लोग 50 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? ए ऑप्शन है 2030, बी ऑप्शन है 2040, सी ऑप्शन है 2050, डी ऑप्शन है 2060। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या है यह जो है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अधिक होने की संभावना है। किस वर्ष तक? तो 2030 तक जो है वृद्ध लोगों की जनसंख्या जो संख्या है यह अधिक हो जाएगी अपेक्षा 10 वर्ष के उम्र के बच्चों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? ए ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथों से, बी ऑप्शन है आर्थिक विचारधारा से, सी ऑप्शन है पश्चिमी विचारधारा से, डी ऑप्शन है वैश्विक विचारधारा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारतीय नारीवाद है यह लेखन किससे प्रभावित होकर यह किससे प्रभावित है? तो जो भारतीय नारीवाद है लेखन यह जो है प्रभावित है पश्चिमी विचारधारा से। ठीक है, तो 51 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कुछ अवधारणा है, आप प्रासंगिक को हटाइए। ए ऑप्शन है नारीत्व, बी ऑप्शन है नारीयता, सी ऑप्शन है नारीवाद, डी ऑप्शन है नारी बनाना। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन जो है नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कुछ कोई ना कोई अवधारणा है। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसी अवधारणा है जो अप्रासंगिक है, तो उसे जो है हटाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नारीत्व भी एक अवधारणा है, नारीयता भी और नारीवाद, ये तीनों तो एक अवधारणा एक कॉन्सेप्ट है। बाकी ये जो नारी बनाना है ये क्या है? ये बस ऐसे ही क्वेश्चन में बना के दे दिया गया है। ये नारी बनाना यही जो है अप्रासंगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया? ए ऑप्शन है क्रांतिकारी नारीवादी, सी ऑप्शन है समाजवादी नारीवादी, बी ऑप्शन है उदारवादी नारीवादी, डी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक नारीवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो है ये क्वेश्चन सीधा सा ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है। तो जो है बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है कौन से नारीवादी ने? तो ये जो क्रांतिकारी नारीवादी हैं ये जो है नारीवाद को एक बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो क्रांतिकारी नारीवाद हैं तो यही जो है नारीवाद सिद्धांत में बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है। क्वेश्चन
क्वेश्चन 53 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है रिजले, बी ऑप्शन है बीएस गुहा, सी ऑप्शन है क्रोबर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएस गुहा। जो बीएस गुहा है, इन्होंने भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया है। वो 6 व्यापक प्रजातीय समूह कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है, पहला है निग्रिटो, दूसरा है आद्य ऑस्ट्रेलॉयड, सी ऑप्शन है मंगोलायड मतलब तीसरा, चौथा है प्रजाति पूर्व मंगोलायड, और 5वां प्रजाति है पश्चिमी चौड़े सिर वाले प्रजाति, और छठा प्रजाति है नार्डिक प्रजाति वाले। तो इस तरह से बीएस गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। निग्रेतो, आद्य ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलायड, पूर्व मंगोलायड, पश्चिमी चौड़े सिरों वाली प्रजातियां और नार्डिक प्रजाति। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? कौन सा दर जो है जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से जो जन्म और मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? तो वह है आयु घटक। जो आयु घटक है यह जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की आयु की औसत आयु क्या है? ए ऑप्शन है 69.6 वर्ष, बी ऑप्शन है 67.3 वर्ष मतलब 3 महीना, और सी ऑप्शन है 63 साल 9 महीना, और डी ऑप्शन है 62 साल 3 महीना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारत में वर्तमान में महिलाओं को जीवित रहने की औसत आयु है वह क्या है? 69 साल 6 महीना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 56 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 69.5 साल। ओके, तो इस तरह से 56 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 57 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का क्या अनुपात था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 830, बी ऑप्शन 910, सी ऑप्शन 940, डी ऑप्शन है 950। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? 940। क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ग्रामीण, बी ऑप्शन है नगरीय, सी ऑप्शन है जनजातीय, डी ऑप्शन है ग्रामीण नगरीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ की जनसंख्या 5000 से कम है, उस बस्ती को क्या कहते हैं? उसे जो है ग्रामीण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? एक बच्चे को इस उम्र के दौरान शिशु कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 1 से 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष, डी ऑप्शन है 1 से 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस उम्र से शुरू होकर जो है बच्चे को शिशु कहा जाता है, कब तक जो है शिशु कहा जाता है? तो जो 1 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं इन्हें ना शिशु कहा जाता है, इन्हें शिशु बोला जाता है जो 1 से 5 वर्ष के उम्र के बच्चे होते हैं। तो 59 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है यह जो है सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया? ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है एडम स्मिथ, सी ऑप्शन है दुर्खेम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जनसंख्या घनत्व है इसको जो है श्रम विभाजन से संबद्ध किसने बताया है? दुर्खेम ने। ठीक है, तो श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? दुर्खेम ने। क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियाँ हैं? ए ऑप्शन है 127, बी ऑप्शन है 237, सी ऑप्शन है 560, डी ऑप्शन है 439। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 560। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो है भारतीय संविधान की धारा 341 और 342 के अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति की सूची घोषित करता है। ठीक है, कौन सी धारा? संविधान आर्टिकल 341 342 के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में जनसंख्या का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। ए ऑप्शन है निम्न जीवन स्तर, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, डी ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारत में जनसंख्या अधिक का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक का स्थान नहीं है? ये है प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या अधिक से जो है निम्न जीवन स्तर होता है, बेरोजगारी आती है, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि होती है। और कौन फिर इसमें से कौन सा जनसंख्या अधिक के कारण जो है चीज़ें सूचक स्थान नहीं है? कौन सा? ये डी, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो है जनसंख्या अधिक होने का सूचक का स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? उत्प्रवास संबंधित है। उत्प्रवास किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है जनसंख्या से, बी ऑप्शन है ग्रामों से, सी ऑप्शन है नगरों से, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो उत्प्रवास किससे संबंधित है? उत्प्रवास का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश का गमन ही उत्प्रवास कहलाता है। तो उत्प्रवास संबंधित है किससे? जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से, उपयुक्त सभी से। तो इसका उपयुक्त सभी से होगा। ठीक है, उत्प्रवास इन तीनों से, चारों ऑप्शन में से राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार मृत्यु दर, जो मोर्टालिटी रेट है, 1000 में कितनी है? तो 2011 के अनुसार जो है मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट है 7.48। ठीक है, 48, 7.48। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। ए ऑप्शन है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बी ऑप्शन है बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, सी ऑप्शन है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, डी ऑप्शन है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जनसंख्या स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए जरूरी है, तो जो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर है यह स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक है? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 66 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है, क्या बताती है? ए ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, बी ऑप्शन है गरीबी ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, सी ऑप्शन है शहरी संपन्नता का विस्तार, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
जो भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती है, यह मलिन बस्ती की जो जनसंख्या वृद्धि है, यह क्या बताती है? यह जो है ग्रामीण गरीबी का विस्तार बताती है। जो मलिन बस्ती है भारत, तो यह जनसंख्या वृद्धि क्या बताती है? कि यह ग्रामीण गरीबी का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 67 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? ए ऑप्शन है अरुणाचल, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है हिमाचल, डी ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या कम हुआ है? यह हुआ है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की जो जनसंख्या है, यह जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वहाँ पे कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ए ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1961, डी ऑप्शन है 1968। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? यह हुई थी 1951 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। 69 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1911, बी ऑप्शन है 1931, सी ऑप्शन है 1881, डी ऑप्शन है 1880। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। जब आपको जो है स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो 1951 में जनगणना हुई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत का। और जब भारत में प्रथम नियमित जनगणना पूछा जाए तो ये हुआ था 1881 में। स्वतंत्र भारत का जनगणना हुआ था 1951 और भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई है 1881 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।